हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं लगातार एनसीईआरटी जो बुक है और हिस्ट्री की जो बुक है उसको मैं लगातार क्लास 6 का कंप्लीट करा दिया आपको, 7 का, 8 का और 9 का भी आज लास्ट अध्याय है। आज अध्याय 5 एनसीईआरटी हिस्ट्री का आप पढ़ेंगे। तो अगर आप जो है नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो अध्याय है दोस्तों आप पढ़ेंगे अध्याय 5 और अध्याय का नाम जो है आधुनिक विश्व में चरवाहे, ठीक है। इसको आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए देखिए, यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बना हुआ है। चित्र नंबर 1 है। स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें, ये आप देख रहे हैं। गांव में भी आप देखते हैं जो है भेड़ चराने वाले भेड़ लेकर जाते हैं और चराते हैं, फिर वापस जो है झुंड को घर लेके जाते हैं। ये आप गांव में भी देखते होंगे। तो यहाँ आप देखिए, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर जो है 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं, ठीक है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर, ये बुग्याल का ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे विशाल प्राकृतिक जो है चारागाह होते हैं, ठीक है। जाड़ों में ये बर्फ़ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती हैं, ठीक है। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए आगे, चलिए। इस अध्याय में आप जो घुमंतू चारवाहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, ठीक है। तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप देखते होंगे दोस्तों, अगर रोड पे ध्यान दिए होंगे तो आपको ये जो है ऊंट के भी झुंड लिए आपको दिखाई देंगे। मवेशियों, गाय भैंसों को भी आप जो है चराते हुए देखते होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में बता रहे हैं घुमंतू चरवाहे, ठीक है। ये जो है घूमते रहते हैं, मतलब इन जो है आगे आप देखिए समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था, ठीक है। आगे देखिए, चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही न हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो, ठीक है। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में
चरवाही का कितना महत्व है। यह आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया। ठीक है, इस भाग में हम भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो अब आ जाइए, अगला पॉइंट आप देखिए जो है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। इसे आप देखें, आप पहला यहाँ पे दिख रहा है पहाड़ों में। ठीक है, इसे आप देखिए, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल है ना समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। रेवड़ मतलब समझ रहे हैं, झुंड है ना, जो जिसमें ढेर सारे भेड़ बकरियां उनके बच्चे जो है पूरा झुंड लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या है, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल है ना, गुज्जर बकरवाल तो समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े जो है रेवड़ रखते हैं है ना। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। ठीक है, तो कहाँ आए थे, जम्मू और कश्मीर है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहाँ के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते। ठीक है, जाड़ों में वे निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। ठीक है, तो अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। ठीक है, अप्रैल के अंत में वे उत्तर की दिशा में जाने लगते। गर्मियों के चारागाहों के लिए इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। ठीक है, वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है ना, और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। ठीक है, आगे देखें, पास ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। ठीक है, अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। ठीक है, सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों
में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते। अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए स्रोत का को आप पढ़ें। देखिए 1850 के दशक में जी.सी. बांस ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन इस प्रकार किया था। पहाड़ी में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चारवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग न के बराबर खेती करते हैं। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती हैं जो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। ठीक है, ये लोग जंगलों के किनारे रहते हैं। दूध घी मवेशियों से मिलने वाले दूसरी चीज़ों पर चीज़ें बेचकर अपना पेट पालते हैं। घर के मर्द मवेशियों को चराने जाते हैं। कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। ठीक है, इस बीच वे जंगल में अपनी रेवड़ के साथ ही रहते। औरतें सिर पर टोकरियाँ और कंधे पर हंडियाँ लटका कर रोज़ बाजार चली जाती हैं और उनकी हंडियों में दूध, मक्खन और घी आदि होता है। वे सिर्फ इतनी चीज़ें ही बाजार ले जाती हैं जितना घर चलाने के लिए काफ़ी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर प्रायः ऊपरी इलाकों में चले जाते, जहाँ उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती है और वे शीतोष्ण, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। शीतोष्ण किसे कहते हैं? न ज़्यादा ठंडा और न ज़्यादा गर्म को क्या कहते हैं? शीतोष्ण। ठीक है, मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता था जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र नंबर 2 आप देख रहे हैं। मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है ना। ये देखिए आप, गुज्जर गडेरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाने लगे हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती हैं। ठीक है, भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती हैं। चलिए आगे देखें। यहाँ पे आप चित्र नंबर 3 देख रहे हैं दोस्तों। ऊन उतरने का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के स्थित पालमपुर के पास उहल घाटी का ये दृश्य है। यहाँ पे ऊन उतरने का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। भेड़ बकरियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका ऊन उतारा जाएगा। चलिए नए शब्द आप देखिए। तो पहले इस लाइन को आप देख ले। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाभर के सूखे जंगलों की तरफ, गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर मतलब यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको। भाबर क्या है? गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगल का इलाका। और बुग्याल क्या है? ऊंची पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। ठीक है, तो अब देखिए चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ, गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते। ठीक है, इनमें बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी यानी 1800 ईस्वी, ठीक 1800 ईस्वी में जम्मू में से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे। ठीक, और बाद में यहीं बस गए। चलिए आगे देखें। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के
पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल जो है करते थे। ठीक है, जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे। उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। ठीक है, चित्र नंबर यहाँ पे आप 4 देख रहे हैं। गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। जो गद्दी चरवाहा हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देखिए भेड़ों की जो है ऊन उतार रहे हैं। तो सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों धार से नीचे आने लगते। रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों आप पढ़ें, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। ठीक है, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। ठीक है, धंगर जो है महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। कौन सा है, धंगर, है ना, महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 19वीं ईस्वी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग देखिए 4 लाख जो है 67,000 थी। ठीक है, उनमें से ज़्यादातर गड़ेड़िए या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गड़ेड़िए बरसात के दिनों में महाराष्ट्र और मध्य पठारों में रहते थे। यह अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। ठीक है, अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवरणों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ठीक, यहाँ पे चित्र नंबर 5 दोस्तों आप देख रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते राइका समुदाय के ऊँट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, राइका, ये जो है राइका समुदाय, यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है आपको। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाकों में चरना पड़ता है। ठीक, अच्छा आगे देखें। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूठों को खाते थे। ठीक है, उनके गोबर से खेतों में खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देती थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे क्योंकि
भेड़ें गीली मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, यहाँ पे नए शब्दों को आप देख लीजिए। रबी, रबी मतलब क्या है? जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। ठीक है, मार्च के बाद शुरू होती है। जैसे क्या है, कौन सी फसल आप मान लीजिए, गेहूँ है ना, मार्च के बाद कटाई होने लगती है। गेहूँ है, अरहर भी है ना, जो कि ज़्यादा समय के लिए बोई जाती है, वो उसकी भी कटाई होती है। चलिए, खरीफ, खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, अब खरीफ सितंबर से अक्टूबर में कटने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? चलिए एक दो आप जो है बताइए कमेंट में, कौन सी होती है फसल। चलिए, ठूंठ, आपने अभी शब्द पढ़ा ठूंठ, ये देखिए यहाँ पे, ठूंठों को खाते थे। तो ठूंठ क्या है? पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़, है ना। बहुत सारे पौधे आप देखते हैं या जो भी कटाई होती है तो नीचे जो है थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, तो उसे जो है ये जानवर खाते थे। चलिए आगे देखें। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार घास और पहाड़ों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गरेड़ियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे। हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे खेतों के आसपास रहते थे, छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। ठीक है, और जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। ठीक, आगे देखें। चरवाहों के एक जाना पहचाना नाम बंजारों का है। बंजारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। वे यहाँ भी जाते और अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते। ठीक है, आगे देखिए। स्रोत जो है ख, अब इसे आप देखिए। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों से में हमें चरवाहा समुदाय की ज़िंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के जो है किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से तो 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखें। अब जो है चित्र नंबर यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों 6, और अपने ऊँट के साथ जो है ऊँट पालक, ये देखिए ऊँट पालक को यहाँ पे हैं, और ये जो है ऊँट खड़ा हुआ है। यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊँट पालकों को मारू रेगिस्तान, रायका और इनकी बस्ती को दंडी
धंडी कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान के रेगिस्तानों में राइका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राइका खेती के साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइका अपने गांव में ही रहते, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। ठीक है। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राइकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां जो है पालते थे। ठीक है। और ध्यान दें, इस तरह हम देखते हैं कि चरवाहों की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। ठीक है। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ है ना, उनके जो झुंड एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोज़ी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ती थी। ठीक है। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। ये आप देखिए, यहाँ पे चित्रों को आप देख लीजिए। देखिए चित्र नंबर 7 यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, है ना। पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊंट मेला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो ऊंट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आते थे। ठीक है। यहाँ पे ऊँट जो है बिकता था। मेले में मारू राइका ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो, चित्र नंबर 8 है आपके सामने। पुष्कर का ऊँट मेला, यहाँ पे आप देख रहे हैं ढेर सारे ऊँट आपको दिख रहे हैं। ये पुष्कर का मेला है। ठीक। ये देखिए आगे आप चित्र नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला है ना। चित्र नंबर 9 में मारू राइकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की मौखिक परंपराओं में चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं में हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है ना। वंशावली बताने वाले समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह के मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। ठीक है। और देखिए वेशभूषा देखिए आप, यहाँ पे पगड़ी पहने हुए हैं, देखिए धोती पहने हैं और ये देखिए जो है कुर्ता टाइप का इधर है ना। तो ड्रेस यहाँ का आप देख पा रहे हैं। चलिए, चारागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे, ये देखिए चित्र नंबर 10।
यहाँ पे चारागाहों की तलाश में निकले हैं। ठीक है, उनके गांव कच्छ के रन में स्थित हैं। इनके गांव भेड़ बकरिया देखिए आपको लेके निकल पड़े हैं। चलिए आगे देखें। दूसरा, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों की का जीवन कैसा है। अब इसे आप देख लें। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, है ना। इधर उधर आने जाने पर जो है बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेत में उनका हिस्सा घटने लगा। उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, है ना। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ, है ना। इसके पहले यहाँ पे एक स्रोत ग है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। H.S. गिब्सन, वन उपसंरक्षक दार्जिलिंग, ने 1913 में ईस्वी में लिखा था, चरवाही के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। चरवाही के लिए प्रयोग किए जाने वाले जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहाँ से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। ठीक है। दार्जिलिंग दोस्तों आप गए हैं, अगर नहीं गए हैं तो मैं यहाँ दार्जिलिंग गया हूँ और इसकी वीडियो भी बनाया हूँ, टॉय ट्रेन इत्यादि की। अगर आप देखना चाहें तो अपना दूसरा चैनल है शानू जर्नी, है ना, SHANU जर्नी। तो ये आप हिस्ट्री वाले चैनल पे जब क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये नीचे चैनल आपको दिख जाएगा, या आप YouTube पे ही सर्च कर लीजिएगा शानू जर्नी। तो आपको वहाँ पे मैं दार्जिलिंग गया था। तो दार्जिलिंग दोस्तों मज़ा आया था यार घूमने में। नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के बाद मैं सिक्किम गया था। तो सिक्किम में तो थोड़ा सा कम मज़ा आया, लेकिन दार्जिलिंग में जो है मज़ा आया खूब बढ़िया। और वहाँ पे एक चीज़ और भी देखा कि कोई भेदभाव, जैसे उत्तर भारत में और जो कुछ स्टेट हैं वहाँ पे भेदभाव लड़कियों और लड़कों में देखने को मिलता है। और लड़कों को थोड़ा सा ज़्यादा जो है मानते हैं, लड़कियों को थोड़ा सा कम, ऐसा देखने को मिलता है। और जैसा कि आप देखते हैं दहेज इत्यादि की प्रथा भी हमें देखने को मिलती है। तो और यहाँ मैं दार्जिलिंग में गया था तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बात भी की वहाँ के जो समाज से जो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लड़का और लड़की एक समान है और अपने पसंद से लड़का लड़की अपना शादी कर लेते हैं। दहेज या कुछ लेन देन जैसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है। और ज़्यादातर जो शादी ब्याह वहाँ होते हैं वो जो है जैसे प्रेम संबंध पे ही, जैसे भाई जो प्रेम आपस में हो गया या पसंद कर लिए और दोनों लोग बातचीत कर लिए, तो ज़्यादातर लगभग शादियाँ ऐसी ही हो जाती हैं, है ना। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा दोस्तों कि वहाँ पे और कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ पे लड़कियाँ भी काम कर रही थी बढ़िया और लड़के भी काम कर रहे थे, बराबरी का कोई ऐसा नहीं था कि ऊंच नीच की कोई भावना मुझे नहीं देखने को मिली। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जैसे हम लोग जा रहे थे, आप देखिएगा वीडियो में भी मैंने बहुत सारे चीज़ें ली हैं, शूट की हैं और दिखाया है आपको, और वहाँ के भोजन के बारे में भी बताया है। तो आप देखेंगे मज़ा आएगा। तो और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। अगर आप दार्जिलिंग जाएंगे तो ये वीडियो आपने देखा है तो काफ़ी काम में आएंगे आपको ये वीडियो। ठीक है। तो आइए आ जाएं, अपनी पढ़ाई पे आप आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ आइए देखिए अब ये सब कैसे और क्यों हुआ, अब इसे आप देखिए, है ना। चलिए पहली बात को आप देखें। अंग्रेज़ सरकार चरवाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ठीक है। अंग्रेज़ क्या चाह रहे थे, चारागाहों को जो है खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। तो जब खेती करेंगे तो लगान उन्हें बढ़िया मिलेगा। तो आगे देखें, ज़मीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी।
इतना ही नहीं, इससे जूट यानी पटसन, कपास, गेहूँ और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज़ अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज़ ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से, ठीक है, देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई। इस ज़मीन की खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया, है ना। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ले ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरवाहों की भी ही उनकी जो चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं जो है पैदा होने लगी। देख रहे हैं। आइए अब दूसरी बात को आप देख लें। 19वीं सदी के मध्य तक यानी 1850 के लगभग 1800 जो है 50 ईस्वी के लगभग, ठीक है, आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, है ना, आरक्षित वन घोषित किया, जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दी गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहे के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाती हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। ठीक है। परंपरागत अधिकार, एक आपने ये शब्द देखा, इसका क्या मतलब है देखें, है ना, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार, है ना। अब देखिए आगे, वन अधिनियमों ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। ठीक है। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी। ठीक है। और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। जब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितना भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट से पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। ठीक, यहाँ पे आप दोस्तों स्रोत घ देख पा रहे हैं, इसे आप पढ़ें। देखिए 1920 के दशक में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि, क्या लिखा है ध्यान से देखें, बढ़ती आबादी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और रक्षा उद्योग, कृषि, प्रायोगिक उद्योगों के लिए सरकार द्वारा चरवाहों के अधिग्रहण की वजह से चरवाही के लिए उपलब्ध इलाकों के क्षेत्रफल बहुत भारी गिरावट आई है। अब पशुपालकों को बड़े बड़े रेवड़ रखने में मुश्किल पैदा हो रही थी। ठीक है। इसकी वजह से उनकी आमदनी में गिरावट आई, उनके जानवरों की गुणवत्ता और खुराक गिर गई
और कर्जे बढ़ती जा रही थी, जा रही हैं, है ना। तो ये आपने देखा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तीसरी बात, अब इसे आप ध्यान से देखें। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे, है ना। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। ठीक, वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाती थी। ये चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था। जो एक जगह टिक कर रहती हो, ऐसे लोगों को शांतिप्रिय, कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रखा गया। ठीक है, अब देखिए, उन्हें कुदरती जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। बताइए, चलिए और देखिए, उन्हें कुदरती और जन्मजात जो है अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे कई सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी, है ना। चलिए चौथी बात आ जाइए। अब देखिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाह में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किए जाने लगा, है ना। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू किया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई। टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे, है ना। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूल शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को जो है पास दिखाकर अपने टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं, उसने कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। ठीक, अगला देखिए, इन बदलावों ने चारागाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया, ये आप देखिए। इन चीज़ों की वजह से चारागाहों में गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जों में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़ेरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। अब चारागाह खेती में बदलने लगे, तो बचे खुचे चारागाहों में
चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी, है ना। उनका नतीजा ये हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने वाले अब तक जो घुमंतू चारवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और इसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारागाहों की बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी, जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चित्र नंबर यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं 11। ये देखिए 11 नंबर ये चित्र आपका है, ठीक है। यहाँ पे भारत में चरवाह समुदाय, इस नक्शे में केवल उन चरवाह समुदायों के इलाकों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। इनके अलावा भी हमारे देश में कई और चरवाह समुदाय हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है भारत में चरवाहा समुदाय का ये मैप में आप देख पा रहे हैं। देखिए कुरमा, कुरबा, गोल्ला ये दक्षिण भारत के देख रहे हैं। धंगर देखिए यहाँ पे हैं और बंजारे देखिए इधर भी हैं, यहाँ भी हैं। रायका इधर हैं, है ना। मरुस्थल क्षेत्र मलधारी इधर हैं और ऊपर आप देखिए गुज्जर, बकरवाल, आपने ये सब गद्दी अभी पढ़ा आपने, भोटिया, गुज्जर, है ना। और देखिए मोनपा इधर हैं पूर्वी भारत में। चलिए अगला पॉइंट देखिए आप लोग, चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। अब देखिए अब ये जो बदलाव हुए हैं, अब चरवाह क्या कैसे इसके जो है सामना करते हैं, अब ये चीज़ आप पढ़ें। इन बदलाव पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुरानी चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है जब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी तो अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी ज़रूरत रहती है, उन्हें उन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह पर बसकर रहने लगे, है ना। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे, वे मजदूर बनकर रह गए। सोचिए दोस्तों आप लोग कि यहाँ तक जो है इनकी नौबत आ गई। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। जब भी किसी इलाके के चारागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखी इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हैं, थोपे गए हैं। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों की और बसावट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों
के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है ना। आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों के निपटने के लिए जो है बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, आइए देखिए। नंबर तीसरा पॉइंट, अफ्रीका में चरवाहा जीवन। आइए अब इस यहाँ पे इनको देखिए आप। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है ना। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें से बेदुइन्स, बरबेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं का खाल, ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव, चलिए ये देखिए। यहाँ पे चित्र नंबर 12 आप देख पा रहे हैं। मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये देखिए किलिमंजारो पहाड़ यहाँ पे है और जो है मसाई लैंड ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी उन खाद्य पदार्थ पर निर्भर हो जाते रहे हैं जो उनके इलाकों में पैदा नहीं होते, है ना। परंपरागत रूप से वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। मसाई मानते थे कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वह चरवाही के लायक नहीं रहती। चलिए आगे देखें। चित्र नंबर 13 यहाँ पे आप देख रहे हैं, अफ्रीका के चरवाहा समुदाय। ठीक है, छोटी तस्वीर इनसेट में कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पे मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। ठीक है, और अफ्रीका की ये देखिए आप यहाँ पे जुलू, नामा, है ना, हेरेरो, ये देखिए बेजा, बेदुइन, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। चलिए आगे। इन परिवर्तनों से हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के एक समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरी तौर पर बदलती गई। उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए हैं। चारागाहों का क्या हुआ, अब इसे आप देखिए। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने
अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में बदल करके अपने अपने कब्जे में ले लिया, है ना। और देखिए 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगिनिकिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के दो बराबर टुकड़े कर दिए गए, है ना। यहाँ पे आप देखिए तो तांगायिका के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, देखें। ब्रिटेन ने अपने विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तांगायिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1961 में उसे आज़ादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। तो अब देखिए 1885 में क्या हो रहा है। 1885 ईस्वी में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगायिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर जो है मसाई लैंड को क्या कर दिया, दो बराबर टुकड़ों में कर दिए गए, है ना। अब देखिए बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे, है ना। फिर देखिए आगे 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपने खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट हो चुका था, है ना। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा, सांबूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न ही जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे, है ना। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह पर कब्जा करके बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र नंबर 14। घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जिसका मतलब चरवाहों के परिवारों बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोशेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है। जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन सीलिंग लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके में होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखें,
यहाँ पे चित्र नंबर 15 आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, मसाई नाम मा शब्द से निकला है। मा साई का मतलब होता है मेरे लोग, है ना। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुवतीय इलाकों में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। ये आप देखिए, मसाई चरवाहा जो है अपने जानवरों को ले जाते हुए चराने के लिए, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखें। अब स्रोत च को आप पढ़ लीजिए। स्रोत च अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास ही में स्थित ओआम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आपस के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त, अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। नए भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायत थी। क्या शिकायत है भाई? इसे आप पढ़िए। हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं कि हमें बंद क्यों किया गया है। हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते। ओआम्बो लैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओआम्बो लैंड में रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं। ये सीमाएं हमें मार दे रही हैं, जीना मुश्किल है। देख रहे हैं, ये जो है नामीबिया स्थित काओकोलैंड के चरवाहों का बयान है 1949 में। चलिए अब आइए स्रोत नंबर 6 को आप देखिए। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नज़र रखने और उन्हें गोरे के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में काओकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा एक निर्देश दिया था। जब तक कोई बहुत खास हालत पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किए जाएं। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है। इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किया जाए, है ना। चलिए आगे देखें। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ, चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गई। ठीक है, आगे देखिए। सरहदें बंद हो गई। अब इसे देखें। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक जाते थे। जब एक जगह की चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी अन्य जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में जो है औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां जो है लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया।
अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाज़ारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे, है ना। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये लोग ऐसे लोग थे जिनके पास कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों में किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क के बनाने, शहर बनाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही भरोसा था। ठीक। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियां बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। अगला देखिए आप, जब चारागाह सूख जाती हैं, अब देखिए अब क्या होगा। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की ज़िंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाकों में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतू पने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन अब देखिए समय बदल गया है ना। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास देखिए 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ें, 1,71,000 गधे 1933-1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र नंबर 16। योद्धा गहरे लाल रंग की सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहने हैं, है ना, तथा स्टील की नोक वाली 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से
रंग गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज के समान सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशु को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। ये देखिए योद्धाओं का फोटो और भाला लिए हुए हैं। अब देखिए, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अगला पॉइंट, इसे आप पढ़ें। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों के से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है, वे समुदाय की रक्षा करते थे, दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों में तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब ये दूसरे समूह के मवेशी छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। ठीक, यहाँ पे आप देखिए चित्र नंबर 17 आप देख पा रहे हैं। आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है, इसलिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। ये देखिए लड़कों के ये बाल ओल देखिए आप किस तरह है, देख रहे हैं। और देखिए किस तरह के यहाँ पे इन्होंने गले में पहना रखा है। चलिए आगे देखें। मसाइयों के मामले में देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई समूहों के मुखिया तय कर दिए। अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। उसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान, ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर गांव में शहरों में जाकर बस गए। बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी तरह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ उन्हें जानवरों के सहारे ज़िंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फ़र्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो,
बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। अब आ जाइए दोस्तों निष्कर्ष को आप देख लीजिए, है ना। निष्कर्ष जो है ध्यान से देख लीजिए। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं और राहत, रियायत, मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते थे। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। ठीक है। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवनशैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखी इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक। यहाँ चित्र नंबर 18 दोस्तों आप देख रहे हो। जयपुर राजमार्ग पर रायका गरेड़िए जा रहे हैं। ये देखिए गरेड़िया, रायका गरेड़िया, और ये देखिए भेड़े लेके जा रहा है। ये देखिए जो है राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गरेड़ियों के नए इलाकों में जाने की प्रक्रिया को नया अनुभव बना दिया है। देख रहे हैं, बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गरेड़ियों के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया है। देख रहे हैं, रोड से होकर जा रहे हैं। अब जैसे अभी गांव से होकर जाएं या खेत से होकर जाएं तो इनको जो है ग्रामवासी रोकेंगे। जैसे अभी खेत से होके ये नहीं गुजर पाएंगे तो अब क्या होगा भाई, अगर खेत से होके गुजरेंगे तो भेड़ें उनके जो है फसल खा सकती हैं। अब देखिए रोड जो है इनके लिए एक अच्छा साधन हो गया कि भैया रोड पकड़ के जा रहे हैं अपना। देख रहे हैं, अब इनको कोई रोकने वाला है नहीं, तो अब इनके लिए एक अच्छा अनुभव हो गया है। गरेड़ियों के लिए आने जाने का एक अच्छा रास्ता इनके लिए हो गया है। देख पा रहे हैं आप। अब अगर सोचिए कि पहले जब रोडें नहीं थी, जब केवल खेत थे या कच्चे रोडें थी, तब ये जाते आते होंगे तो आपने देखा कि कैसे इनको जो है ग्रामवासियों से बातचीत करनी होती थी और पहले से ही भाई मनाना पड़ता था या मिलते थे और उनके बदले में कुछ लेन देन या तो उनके खेतों में जो है रुकते थे। तो इस तरह की चीज़ें आपने इस वीडियो में पढ़ा, है ना। तो बस दोस्तों ये अध्याय जो है आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक। अब जो है ये लीजिए, आज आपका आधुनिक विश्व के आज की वीडियो में आपने पढ़ा आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, अध्याय 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, कोई भी आपकी सलाह होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स खाली है, ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।